बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नॉन सर्कुलर कॉनिक्स। नॉन सर्कुलर कॉनिक्स क्या होते हैं? इनमें पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। जब मैं इसको नॉन सर्कुलर कहता हूँ तो सर्कल को निकाल दिया बीच में से, ठीक है। सर्कल को निकालने के बाद, सर्कल हम डेली लाइफ में देखते रहे हैं, व्हील होता है, इसके अलावा गेयर्स हैं, गाड़ियों के गेयर्स हैं, मशीनों के गेयर्स हैं, और सबसे ज़्यादा सिंपल मशीन जो ईजाद हुई वो व्हील है, ठीक है। सर्कल के अलावा और कौन सी शेप्स हैं जो फिज़िक्स में या हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं और फिज़िक्स में भी उनका रोल है, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। आई शैल मेक you understand about this shape without going into deep mathematical details, their definition, their terminologies, their derivations, कुछ भी नहीं कराऊंगा। सिर्फ मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इनकी फिजिक्स में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, वैसे अगर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो हम कहते हैं कि दो कोन्स with a common vertex with two naps, ये कॉमन वर्टेक्स है इनका। ये एक्सिस ऑफ कोन, ये लाइन जो है इसे हम एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं। और ये लाइन जो है, ये जनरेटर है। ये जनरेटर लाइन जो है जब यूं रोटेट करेगी तो ये टू नैप्ड राइट सर्कुलर कोन बनेगी। अब इस सर्कुलर कोन को अगर राइट सर्कुलर कोन को अगर कोई प्लेन इंटरसेक्ट करे तो डिफरेंट वेज से इंटरसेक्ट करेगा और उससे डिफरेंट शेप्स बनेंगी, जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला होगा। हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये शेप्स हैं क्या। इसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, बल्कि एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का बना हुआ फुटबॉल है। ये प्लास्टिक का बना हुआ फुटबॉल जो है, इसका सेंटर बिल्कुल दरमियान में होगा एंड इट दिस सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। हर पॉइंट से इक्वल होगा। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब अगर कोई इस फुटबॉल को पैर से दबाए, इस पे पैर रखे, इससे प्रेशराइज करे, इससे प्रेस करे, तो ये सेंटर अपनी जगह से हिल जाएगा। इस सेंटर के हिलने के अमल को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। एसेंट्रिसिटी इंग्लिश में एक्सेंट्रिक पागल को कहते हैं। क्यों? कि इसका सेंटर भी हिला होता है ना, ये उल्टी सीधी बातें करता है, ठीक है। तो अब सेंटर के हिलने को एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। स्फीयर के केस में एसेंट्रिसिटी है 0। इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथ्स में इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये c/a के इक्वल है। चलें छोड़ें उस डिटेल को। E इज इक्वल टू 0 मीन्स स्फीयर, मतलब अभी सेंटर अपनी जगह से हिला नहीं है। लेकिन जब इसको कोई इसके ऊपर पैर रखे, इस स्फीयर को, इस फुटबॉल को प्रेशराइज करेगा, तो इसका सेंटर जो ही अपनी जगह से हिलेगा तो ये स्फीयर डी शेप हो जाएगा और डी शेप होने के बाद ये ओवल शेप ले लेगा, यूं एक एलिप्स बन जाएगी। इसे एलिप्स कहते हैं। ये स्फीयर था, इससे एलिप्स बन गई जब इसका सेंटर हिला। कितना हिला? इसका सेंटर अपनी जगह से 1 यूनिट से कम हिला। अगर ये सेंटर 1 यूनिट से कम डिस्प्लेस हो तो ये ओवल शेप एलिप्स कहलाएगी। इस एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, फोकस F1, फोकस F2, and F1 and F2 are collectively called foci. Ruler of focus is foci. अच्छा, अब इसी एलिप्स पर मजीद प्रेशर लगाया जाए, मजीद इसको दबाया जाए। इतना दबाएं कि ये स्फीयर टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। इसके एक हिस्से को हम कहेंगे पैराबोला। ये पैराबोला है। लेकिन हर शेप
इस किस्म की हर शेप पैराबोला नहीं होती। पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1। किसके लिए? पैराबोला के लिए। अच्छा, अगर दो पैराबोला खफा हो जाएं तो यूं मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे, इस शेप को कहते हैं हाइपरबोला। और हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, स्फीयर के लिए 0, एलिप्स के लिए लेस देन 1, पैराबोला के लिए 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। ये इस तरह नहीं होता, बल्कि इसके साथ यूं परपेंडिकुलर लाइंस भी होती हैं जो कर्व के साथ साथ चलती हैं, लेकिन इसको कहीं काटती नहीं है। इन्हें एसिम्पटोट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, ये एक शेप है और इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। इनकी अपनी इक्वेशंस भी हैं, लेकिन हम उन डिटेल्स में नहीं जाते। बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैराबोला को, कि पैराबोला कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। पैराबोला, कौन बोला? पैराबोला। पैराबोला आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि पढ़ा हुआ है चैप्टर फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 3 आई थिंक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इन एयर, इट ट्रेसेस अ पैराबोलिक पाथ। तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है। इसके अलावा पैराबोला आप लोगों ने कहाँ पे देखा हुआ है? पैराबोला आप लोगों ने देखा हुआ है इसी, अगर एप्लीकेशन को लेके चलें, फाउंटेन्स में आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पार्क्स में फव्वारे होते हैं, इनमें ये एक पाइप है जहाँ से पानी निकल रहा है। इसे एक ख़ास एंगल पे ग्राउंड के साथ लगाया जाता है, तो पानी जब पूरे प्रेशर से निकलता है तो एक खूबसूरत सा पैराबोला बनाता हुआ ये वापस ग्राउंड पर आएगा। ये एक पाइप, इसके साथ दूसरा पाइप इस तरफ रखा हुआ, तो यहाँ से एक और पैराबोला जनरेट होगा। ठीक है, और इस तरह ये मुख्तलिफ, ये पूरे दायरे में ये पाइप्स लगे होते हैं और पूरे एक एरिया को कवर करते हैं ये पैराबोलास, और उसके नीचे जब लाइट्स भी लग जाती हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू आता है। इसके अलावा पैराबोलास आपने देखा हुआ है लाउड स्पीकर की शेप। लाउड स्पीकर देखे हैं बच्चों? लाउड स्पीकर की शेप भी पैराबोलिक होती है। यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है फोकस पर। ये सोर्स ऑफ साउंड कहाँ पड़ा होता है? फोकस पे पड़ा होता है। ये फोकस क्या होता है? फोकस ये होता है कि जब यहाँ से साउंड ओरिजिनेट होती है तो इसके डायफ्राम से टकराती है। टकराने के बाद ऑल द रेज आर मेड पैरेलल, और दूर तक इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है लाउड स्पीकर की। तो ये पैराबोलिक शेप इसलिए बनाई जाती है। इसी तरह गाड़ी के हेड लैंप्स जो हैं, हेडलाइट्स या टॉर्च में आप देखते हैं कि यूं पैराबोलिक शेप होती है। इसके साथ साथ एक सिल्वर सरफेस होती है। ये सिल्वर सरफेस है, इसको कोट किया होता है सिल्वर सरफेस से, सिल्वर से यूं बना दिया जाता है और यहाँ इसके फोकस पर बल्ब रख दिया जाता है। जैसे ये बल्ब ऑन होता है, ये सिल्वर सरफेस से लाइट टकराती है इन ऑल डायरेक्शन, और टकराने के बाद ये तमाम लाइट जो है पैरेलल हो जाती है और
स्पॉट लाइट बन जाएगी, एक ख़ास हिस्से तक दूर तक जाएगी ये लाइट। अगर आपके पास कोई टॉर्च है, वो टॉर्च आप ऑन करें तो अंधेरे में एक दायरा सा बन जाता है। ये दायरा जो है इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की वजह से है। अगर ये ना होता, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ना होता, तो ये लाइट सारी की सारी बल्ब से निकलने के बाद डिस्पर्स कर जाती और हम किसी चीज़ को फोकस करके नहीं देख सकते थे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा ये पैराबोलिक वाटर चैनल्स जीटी रोड पे देख लें या और ब्रिजेस भी ऐसे हैं जो पैराबोलिक ब्रिजेस कहलाते हैं। जीटी रोड पर बहुत से वाटर चैनल्स ऐसे हैं जो पैराबोलिक हैं शेप में, यूं। ये पिलर्स हैं, यहाँ पे एक की ब्रिक लगी होती है इन पैराबोलिक चैनल्स पे, यूं। क्या होता है कि इस पे रोड वगैरह डाल दिया और ये पानी के गुजरने के लिए रास्ता है कि अगर पानी आ रहा है पहाड़ों से या कहीं और से, तो ये पानी जो है यहाँ पे इस पैराबोलिक चैनल में से आराम से गुजर जाए, पुल को कोई ख़तरा ना हो। और ये पुल जो है इसके ऊपर रोड वगैरह डाल दिया जाता है। अब कोई हैवी ट्रैफिक, कोई हैवी व्हीकल इन चैनल्स पे से, इस पैराबोलिक आर्चिस पे से पास करे तो सेफली पास कर जाएगी और जितना भी लोड होगा वो डिवाइड होकर इन दो पिलर्स पर आ जाएगा और गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े 16 व्हीलर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके अलावा पैराबोला में डिश एंटीना, डिश एंटीना जो है ये भी पैराबोलिक शेप का होता है। इसमें इसके फोकस पे रखा जाता है LNB, लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर। होते यूँ हैं कि सैटेलाइट से जो वेव्स आ रही होती हैं वो मेगाहर्ट्ज़ में होती हैं और हमारे टेलीविज़न्स वगैरह जो हैं UHF फ्रिक्वेंसी पर या VHF फ्रिक्वेंसी पर काम, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, इस पर काम करते हैं। अब होता यूँ है कि इस LNB को बिल्कुल सैटेलाइट के सामने रखा जाता है। सैटेलाइट से जो वेव्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम नहीं तो बहुत ज़्यादा इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे गिरती हैं। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तमाम की तमाम वेव्स LNB पर आ जाती हैं और LNB इन्हें कन्वर्ट करने के बाद रिसीवर को दे देता है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इसको मेगाहर्ट्ज़ वेव्स को कन्वर्ट करके UHF में टेलीविज़न को दे देता है या VHF में कन्वर्ट करता है, UHF या VHF में कन्वर्ट कर कर टेलीविज़न को दे देते हैं और टेलीविज़न जो है वो इन दो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। तो ये डिश एंटीना भी जो है ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है पैराबोला की, जो हम डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताऊं पैराबोला की कि देखें, पकौड़े तो खाए होंगे सबने, ठीक है, और जिस कढ़ाई में वो बनते हैं उसकी शेप देखें, वो यूं पैराबोलिक होती है ना, यूं पैराबोलिक होती है। और इस पैराबोला में, इस पैराबोलिक वेसल में जब ऑयल वगैरह डाल दिया जाए और इसको खूब अच्छी तरह गर्म किया जाए तो एक पॉइंट जो है जिसे फोकस कहते हैं, ऑयल यहाँ पर आकर इस फोकस की तरफ आना शुरू हो जाता है। सारा का सारा एक खुलाव, एक पॉइंट यहाँ पर बनता है और जब ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये पॉइंट जो है गर्म होकर एक ख़ास स्पॉट इख्तियार कर लेता है। अगर
अगर इस कढ़ाई में हम बेसन वगैरह डाल दें, जो बनाया हुआ बेसन है पानी और उसमें प्याज वगैरह डाल के तो इसमें डाल दें, तो क्या होता है कि ये सारा का सारा ऑयल जो है इसको फोकस की तरफ लाने की कोशिश करता है। और जब इस फोकस की तरफ आने की कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है, तो इस कोशिश में ये पकौड़े गोल गोल हो जाते हैं, गोल गोल बनेंगे इस पैराबोलिक कढ़ाई की वजह से। ठीक है, अब किसी और आउटलेट में करके देखें, फ्राइंग पैन में करके देखें, तो इस तरह ये गोल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट शेप है हमारी जिसको डिस्कस करना है, वो है इलिप्स। एलिप्स रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस करते हैं। देखें, दो बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि अगर ये मैं एलिप्स ले लूँ, और मैंने बताया था शुरू में कि इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस F1 और दूसरा फोकस F2। अब बड़े मज़े की बात यह है कि इस एलिप्स में अगर आप फोकस F1 पर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दें, तो ये लाइट यहाँ इस फोकस से निकलेगी, एच से टकराने के बाद इट मस्ट पास थ्रू द फोकस F2। फोकस F1 से लाइट निकलेगी और फोकस F2 पर आकर एंड होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ से लाइट आई, इससे पास कर जाएगी, यहाँ से लाइट आई, इससे पास कर जाएगी, यहाँ से लाइट आई, इससे पास कर जाएगी। ठीक है, लाइट के अलावा साउंड भी ले सकते हैं, यहाँ से लाइट आई, इससे पास कर गई। बल्कि यूँ कर लें कि अगर आप ये एलिप्स ले लें और ये दो फोसाई हैं F1 और F2, यहाँ पर एक बॉल रख दें A, यहाँ पर एक बॉल रख दें B। इस बॉल को आप क्लिक करें, यह आके इस एंड से टकराएगा, ये बॉल यहाँ से टकराने के बाद ये इस फोकस से टकराएगा, इस बॉल को हिट करेगा, मस्ट हिट करेगा, जहाँ पे मर्जी आप यहाँ से इसको कोलाइड करें, यहाँ से आके टकराएगा इसके साथ। ये प्रॉपर्टी है एलिप्स की, इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स कहा जाता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हाउसेस के रूफ्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। ये देखें, ये कोई घर ले लिया, ये इसका सेमी एलिप्टिकल रूफ है, मतलब अगर मैं पूरा एलिप्स बनाऊं तो यूं बनेगा ना, ये इसका सिर्फ हाफ पोर्शन है इस एलिप्स का। ठीक है, इसके दो फोकस हैं, एक फोकस F1 ये, इसका दूसरा फोकस F2 ये। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है A, और यहाँ पर इसका दोस्त खड़ा हुआ है B। ये दोनों फोकस पे खड़े हुए हैं इस सेमी एलिप्टिकल रूफ के फोसाई पर। A और B दो दोस्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हल्की सी आवाज़ में कोई बात करे, ठीक है, हल्की सी आवाज़ में बात करे, इसको बुलाए हसन, और बहुत हल्का सा बोले, तो देखें यहाँ से ये साउंड वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस में से पास करेगी, और इस दोस्त बी को, अली को, इसकी आवाज़ बड़े अच्छे से सुनाई देगी, बहुत अच्छा तरीके से ये सुन लेगा, कोई डाउट नहीं होगा इसे। यहाँ से देखें लाइट आए, सॉरी साउंड आए, साउंड सिग्नल इस फोकस में से भी पास करेगा, कहीं से भी बोले ये इस एलिप्स से टकराने के बाद ये इसमें से पास करेगा। इसको जो बात यहाँ पर करेगा वो इसके दोस्त बी को बहुत आसानी से और बहुत सफाई से सुनाई देगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेज़र लिथोट्रिप्टर, मेडिकल साइंसेस में इसका यूज़ है, मेडिकल इक्विपमेंट है ये। लेज़र लिथोट्रिप्टर
लिथो कहते हैं पत्थर को। किडनी स्टोन या गॉल स्टोन को क्रश करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है इसे हम लेज़र लिथोट्रिप्टर कहते हैं। इसमें जो रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं वो लेज़र हैं। अब अगर मैं बना पाया, क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, चलें कोशिश करता हूँ मैं कि ये एक पेशेंट है जिसका किडनी स्टोन जो है वो इस लेज़र की वजह से क्रश करना है। चलें समझ जाएं, बस ये है पेशेंट। क्या बन गया? चलो सही है। ये किडनी यहाँ पर, ये लेज़र लिथोट्रिप्टर, इसके एक फोकस पर लेज़र डिवाइस रखा हुआ है जहाँ से लेज़र लाइट जनरेट होगी। दूसरे फोकस पर ये किडनी है और लेज़र बीम को उस पॉइंट पे डायरेक्ट करना है जहाँ पर स्टोन है। तो पहले से लेज़र प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है ना। ये इस बेड जो है या स्ट्रेचर जो है इसे कंप्यूटराइज तरीके से ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो स्टोन बिल्कुल इसके फोकस पर आ जाए। दो फोकस हैं, एक पर हमने लेज़र रख लिया और दूसरे पर किडनी पड़ा हुआ है F2 और डायरेक्टेड है ये बीम। यहाँ से लेज़र लाइट निकलेगी। देखें ये एक एलिप्स बनी पूरी, सॉरी ये अंदर रखना है सारा इसको, यूं एलिप्टिकल शेप बनी। यहाँ से लेज़र वेव्स जनरेट हुई और जब इस एज से टकराती हैं, टकराने के बाद ये इस किडनी स्टोन से पास करेंगी जो कि फोकस F2 पर पड़ा हुआ है। यहाँ से लेज़र लाइट आई, ये पास कर गई और इस लेज़र की वजह से ये किडनी स्टोन जो है ये क्रश होकर पाउडर बन जाएगा और यूरिन में आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और बात मैंने आपको बताया था, मैं दो बातें बताऊंगा एलिप्स के बारे में। एक इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये शेप्स एलिप्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम में, टू पार्टिकल सिस्टम में एलिप्टिकल शेप बनती कब है? जब दो पार्टिकल्स के दरमियान में एट्रैक्टिव फोर्स हो। जब दो पार्टिकल्स के दरमियान में एट्रैक्टिव फोर्स होगी तो एलिप्टिकल शेप बनेगी। फॉर एग्जांपल केपलर लॉज जो हैं यही हैं, केपलर लॉज के सूरज सन एक फोकस पर है, दो फोकस होते हैं एलिप्स के, सन एक फोकस पर है और इसके गिर्द बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या अर्थ हो गया? ये अर्थ का ऑर्बिट है, एक जुपिटर का, मार्स का। तो ये एक एलिप्टिकल मॉडल आता है इसलिए कि सन जो है प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये एक एलिप्टिकल शेप बनेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। अच्छा, तो क्या फिर एटम का मॉडल भी यही होना चाहिए? सर्कुलर ऑर्बिट्स होने चाहिए या एलिप्टिकल ऑर्बिट होने चाहिए? ज़हन ये कहता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होने चाहिए, इसलिए कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या बनना चाहिए? यूं एलिप्टिकल मॉडल बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। जैसे प्लैनेट मोशन करते हैं ना सोलर सिस्टम में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस एलिप्टिकल पाथ में। बट दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। जहन तो ये कहता है कि ये सारे के सारे एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? हमने पढ़ा था इससे पहले डी ब्रॉगली वेव्स में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
उनके गिर्द वेव्स बन जाएंगी, स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। तो ये वेव मॉडल है, ठीक है ना। फिर श्रोडिंगर ने इस पर काम किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनी, हैमिल्टोनियन ने काम किया था। और इसके चलो बात यह है कि ये सारा का सारा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन से इसको डिफाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं साई। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज कंटेन्ड इन दिस वेव फंक्शन। इंफॉर्मेशन क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो जो फिजिक्स में जिस का हल, जिस क्वेश्चन का आंसर कहीं पे ना मिले, वो क्वांटम फिजिक्स में मिल जाता है। क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसको हम चैंपियन कह सकते हैं। तो जो काम कोई नहीं करता वो चैंपियन करता है, ठीक है। कैसे, चलें इस वीडियो के आखिर में मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, आंसर भी करूंगा उससे। तो पहले ज़रा ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद आते हैं। एलिप्स के बाद अब हम आते हैं हाइपरबोला की तरफ। हाइपरबोला, हाइपरबोला ये शेप कब बनती है? देखो, अभी मैंने ये बताया कि जब दो पार्टिकल्स के दरमियान में एट्रैक्टिव फोर्स हो तो उनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। इसी तरह अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस हों तो उनका पाथ क्या होगा? हाइपरबोला होगा। देखें, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फाइल ली। इस गोल्ड फाइल पर जो है ये न्यूक्लियस हो गया और उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और फिर 32। और चले, मैं कोई नंबरिंग नहीं करता, बस ये आप समझ जाएं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई He24, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। ये पॉजिटिव है, ये सारा का सारा पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव पार्टिकल्स और ये न्यूक्लियस ये भी पॉजिटिव है। बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो है इस एम्प्टी स्पेस में से पास कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आए न्यूक्लियस के करीब और करीब पहुंच के बहुत तेजी से आ रहे थे यहाँ पर आके ओहो ब्रेक लगाओ भाई, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, वापस वापस वापस। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया इनको। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, ये पार्टिकल ए ले लें, बी में यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल आया न्यूक्लियस के करीब आया और यूं पैराबोलिक पाथ हाइपरबोलिक पाथ लेता हुआ वापस आ गया। इसी तरह ये बी प्राइम कर दें, ये बी कर दें, ये पार्टिकल आया न्यूक्लियस के करीब से पास कर गया और जैसे न्यूक्लियस के करीब आया पॉजिटिव ने पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट किया और इसने कौन सा पाथ लिया? हाइपरबोलिक पाथ लिया, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होते हैं, इस किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप्स कहाँ पर यूज होती हैं? कूलिंग टावर्स में, पावर प्लांट के कूलिंग टावर्स में या न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग टावर्स में इनको यूज किया जाता है। इन कूलिंग टावर्स ऑफ न्यूक्लियर प्लांट चलें, न्यूक्लियर प्लांट में कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फिशंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इस हीट को रिमूव करना होता है थ्रू दिस हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर्स।
यहाँ से जो हीट वेव्स हैं आती हैं और इस चिमनी के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इस पर यहाँ पर हम बर्नौली प्रेशर को भी देखते हैं कि यहाँ पे नीचे हीट वेव्स हैं, ये हीट वेव्स यहाँ से निकलेंगी इस चिमनी के ज़रिए यहाँ पर ऊपर जो बहुत हाइट पे बनाया जाता है, ऊपर एयर करंट्स का फ्लो ज़्यादा है, एयर स्पीड ज़्यादा है। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम में, और बल्कि बर्नौलीज थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम दैट वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। तो यहाँ पे चूंकि एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा। कम प्रेशर को मैं P2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे एयर वगैरह इतनी नहीं है, ये बॉटम पर है, नीचे है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो और यहाँ पे प्रेशर कम हो, द थिंग्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चीज़ें हमेशा, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो, फ्लूइड हो, वो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये वेव्स आएंगी और इस चिमनी से आउट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और मसला भी है कि न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूट्रॉन बनते हैं, ये न्यूट्रॉन भी इस चिमनी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। क्यों कि ये न्यूट्रॉन जो हैं, ये न्यूट्रॉन जिनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहा जाता है, विच आर एमिटेड आउट ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंट -14 सेकेंड्स। न्यूक्लियर फ्यूल में ये एक्सपोनेंट -14 सेकेंड के अंदर अंदर निकल आते हैं और इनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये इस चिमनी से बाहर निकल आते हैं। इसके बाहर एक बहुत बड़ी झील बनाई जाती है पानी की। कौन सा पानी? हैवी वाटर, नॉट हार्ड वाटर, हैवी वाटर, D2O। और D2O की प्रॉपर्टी ये है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और आबादी में फैलने से ये बच जाता है। वैसे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को आबादी से बहुत दूर बनाया जाता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स के लिए इसके गिर्द एक बड़ी सी झील हैवी वाटर की बनाई जाती है कि जो न्यूट्रॉन इस चिमनी से निकल रहे हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन बच्चों, कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि बादल होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो उस वक्त बारिश का पानी, बारिश के कतरे इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये बारिश के कतरे किसी जानदार पे पड़ेंगे, किसी जानवर पे पड़ेंगे, किसी ह्यूमन बीइंग से पड़ेंगे तो उसके लिए कैंसर काज करेंगे। तो इस वजह से जहाँ पर ये पावर प्लांट्स होते हैं उनकी आबादी को अलर्ट किया जाता है कि जब कभी बारिश हो तो बस घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। ठीक हो गया। इसके अलावा हाइपरबॉलिक पाथ कहीं बनाया भी है, आप लोगों ने बार बार बनाया होगा। बाइल्स लॉ पढ़ा है सबने। बाइल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the applied pressure provided the temperature of the gas is kept constant, or V is equal to some constant into 1 by P, or PV is equal to constant. But what is this constant? This constant is temperature. ये constant क्या है? ये temperature constant। इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ बच्चों आप लोगों ने यूं बनाया होगा, ये वॉल्यूम एक्सिस ले लिया, ये प्रेशर एक्सिस ले लिया, ये नेगेटिव वॉल्यूम एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव प्रेशर एक्सिस हो गया। तो जो इसका ग्राफ है वो हाइपरबॉलिक कर्व है, यूं हाइपरबॉलिक कर्व। और मैंने बताया था कि इसके दो पोर्शन होते हैं, एक यहाँ पर भी होना चाहिए यूं, लेकिन ये पोर्शन मीनिंगलेस है इसलिए कि नेगेटिव वॉल्यूम नेगेटिव प्रेशर और मीनिंगलेस, हम इसलिए एक ही पोर्शन शो करते हैं। और वैसे भी देखें ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन वैसे क्या बनती है? वैसे हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है।
और ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसके लिए कंडीशन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैं डीप मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये शेप्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपने हाइपरबॉलिक शेप देखी कहाँ पर है, आप लोग देखते होंगे। ये हाइपरबॉलिक शेप जो है ना, अभी मैंने वो कूलिंग टावर मिटा दिया, ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल क्या कह सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन है, स्टेबल कंस्ट्रक्शन है, इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा रोड हाकर्स को, ये जहाँ पर रोड्स वगैरह पर ये स्टिक से बनी हुई एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड के ऊपर कोई हाकर जो है एक बड़े से पेन में अपने बहुत से आइटम्स रख लेता है। कोई यहाँ पे खजूरें बेच रहा है या कोई हलवा वगैरह बेच रहा है, उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना थाल रख दिया, इसके ऊपर ये केन्स का बना हुआ है, स्टिक्स का बना हुआ है और एक मजबूत कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर कर सकता है ये, और ख़ुद बहुत हल्का फुल्का स्टिक से बना हुआ है, बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट जो है ये सस्टेन कर सकता है, ये बियर कर सकता है। इसको हाइपरबॉलिक शेप है ये, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ये कुछ एप्लीकेशंस थी इन नॉन सर्कुलर कॉनिक्स की फिज़िक्स में, जो आज मैंने जर्नली आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, मंडे को लेक्चर होगा। आज मैंने आपसे कहा कि जाते हुए मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है, जो कि जिसको कि मैंने आज क्या कहा, चैम्पियन फिज़िक्स कहा, कि किसी चीज़ का हल क्लासिकल फिज़िक्स में ना मिल रहा हो, मॉडर्न फिज़िक्स में ना मिल रहा हो, उसका हल मौजूद होगा क्वांटम फिज़िक्स में, मिसाल के तौर पे। अच्छा बच्चों, एक चलें आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आज सोचें इस पर, इसका आंसर सोचें, जितना भी आप सोच सकते हैं इसके आंसर सोचना। तो आप मुझसे पूछें सर कि आपने क्वेश्चन तो बताया नहीं, आंसर आप पहले सोचने के लिए कह रहे हैं। चलें, क्वेश्चन ये है कि किसी वीराने में एक अंधा कुआं है, अंधा कुआं समझते हैं ना, अंधा कुआं ये है कि कोई कुआं ऐसा है कि जिसे आप देखें तो उसका एंड नज़र ना आए आपको, इतना गहराई में हो कि उसका एंड नज़र ना आए, इसे अंधा कुआं कहते हैं। अब कोई राहगीर इस वीराने में आया और इसकी किस्मत खराब थी जो इस कुएं में गिर गया। अल्लाह की शान, अंधे कुएं में गिरा और बच भी गया। अब कैसे अपनी जान बचाएंगे, किसी को मदद के लिए पुकारे तो मैंने कहा ये अंधा कुआं है, इसकी तो आवाज़ ही बाहर नहीं जाएगी। दूसरी बात ये वीराने में था, कोई आस पास आबादी नहीं है, किसी का गुजर नहीं है, यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरेगा, कोई लोग नहीं गुजरेंगे, कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी, ये तो वीराना है। गिर गया, आवाज़ दे के किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता, मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं कर रहे, किसी को कांटेक्ट करके बुला ले। जो आपके जहन में ऑप्शंस आ रहे हैं ना, मैं उनकी तरफ आ रहा हूं बारी बारी, कि मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि ये अपने कपड़े उतारे और उनको फाड़े, उनकी रस्सियां बनाए, अपने बूटों को एंकर बना के ऊपर फेंके किसी चीज़ से और मदद लेके ऊपर, नहीं, इसके कपड़े कम पड़ जाएंगे, ये इतना गहरा है कि इसकी इतनी बड़ी रस्सी भी नहीं बन सकती, ये ऑप्शन भी ख़त्म। क्या ये आपके जहन में आ रहा है कि कहीं टनलिंग करता हुआ खोद खोद कर यहाँ से निकल जाए, कभी तो निकल ही जाएगा? ऐसा भी नहीं है।
ये सारा का सारा वेल सीमेंटेड है, सीमेंट का बना हुआ है। अब क्या करें? ये सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पे कोई तख्ता वगैरह होगा, बारिश हो, ये तख्ते पे खड़ा हो जाए, पानी ऊपर आए 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 और ये ऊपर निकल आए। नहीं जी, बारिश होने का इम्कान भी नहीं है, नहीं होगी बारिश, और ऐसा कोई तख्ता भी इसके नीचे नहीं पड़ा हुआ। अब क्या करें? क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये आदमी मर जाएगा, यहाँ पर कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इसके पास एक चांस है कि ये बाहर निकल जाए। है ना चैंपियन फिजिक्स? सोचें क्या चांस है इसके पास, कौन सा मौका है? सोचें और इसका आंसर फिर आपने देना है। मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन मंडे के दिन जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है जी, आप लोग सोचना ज़रूर इस पर। एक चांस है इसके पास बाहर निकलने के लिए, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन आप जितना सोच सकते हैं सोच लें इस पर। थैंक यू जी।